आओ प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना अनेक शब्दों के एक शब्द के कुछ प्रश्न जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर के आता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में कर पाओ। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। आप अपने नोटबुक में एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है ना। टेस्ट भी होता है तो टेस्ट भी दीजिएगा। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यानी अच्छी लिखावट, एक तरह से समझ लो द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग मतलब एक अच्छी लिखावट जिसे कहते हैं सुलेख। ठीक है ना। तो अच्छी लिखावट को एक शब्द में कहते क्या है? स्प्लेंडर है, कैलीग्राफी है, एडवांटेज एंड कैकोफोनी है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कैलीग्राफी। आप लिख लीजिएगा। कैलीग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग यानी अच्छा लेखन की कला। ठीक है ना। एक अच्छा लेखन की कला, ठीक है ना, यानी सुलेख, अच्छा लेख। तो कैलीग्राफी, जैसे आपकी कैलीग्राफी बहुत अच्छी है। ठीक है ना। तो आंसर होगा हमारा बी। याद रखिएगा, नोटबुक में लिख लीजिएगा। दूसरा है एन ओल्डर वुमन हु इज़ अनमैरिड। ध्यान से देखना है। एक बूढ़ी महिला, ओल्डर है ज़्यादा बूढ़ी महिला, हु इज़ अनमैरिड जो अविवाहित है, यानी वो बूढ़ी हो चुकी है, 50 साल से ऊपर हो चुकी है और उसने शादी नहीं किया है। जैसे एक होता है ना कि एक लड़की है और कम उम्र की है, शादी नहीं की है, लेकिन एक होता है कि उसने शादी ही नहीं जीवन भर की है। ठीक है ना। तो ऐसे बूढ़ी महिला को क्या कहते हैं एक शब्द में, जिसने शादी ना किया हो? तो दोस्तों ऐसे शब्दों को ऐसे को कहते हैं क्या? चार ऑप्शन है, मेडेन है, मेड है, बैचलर एंड स्पिंस्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए क्वेश्चन है ये, तो ध्यान देना। इसका आंसर होगा डी। आप लिख लेना अपने नोटबुक में स्पिंस्टर, एक बूढ़ी महिला जो कि अनमैरिड हो। ठीक है ना। बाकी की मीनिंग आप ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको लगता है तो। लेकिन हमें मेन टॉपिक अभी पढ़ना है, और जो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ ना वो भी आगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑफिस, एक ऐसा कार्यालय फॉर विच, जिसके लिए नो सैलरी इज़ पेड, कोई भी पैसा तनख्वाह नहीं मिलता है। नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा ऑफिस, एक ऐसा कार्यालय या एक ऐसा काम जिसके लिए सैलरी बिल्कुल नहीं मिलती। आप काम करिए खूब, लेकिन आपको पैसा वैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना। यानी वेतन नहीं मिलेगा। अवैतनिक जॉब, अवैतनिक कार्य, यानी जिसमें जॉब तो है लेकिन आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ऐसे अवैतनिक कार्य को क्या कहते हैं? तो भाई तो इसे कहते हैं ऑनररी। इसका आंसर होगा ए। ठीक है ना। अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना तो ये सिनेक्योर ऑप्शन जरूर रहेगा। तो सिनेक्योर इसका उल्टा है। सिनेक्योर का मतलब क्या होता है ना कि आपके पास मतलब ऑफिस जाओगे आप, काम नहीं के बराबर होगा लेकिन पैसे खूब मिलेंगे। काम आपको करना ही नहीं होगा, बस बैठना है जाके, लेकिन पैसे खूब मिलेंगे। तो सिनेक्योर का हिंदी होता है आराम की नौकरी। ठीक है ना। और ऑनररी का मतलब होता है कि काम खूब रहेगा लेकिन पैसा नहीं मिलेगा। तो एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, एक ऐसा ऑफिस, ऐसा कार्यालय जिसमें पैसा सैलरी नहीं मिलती है, तो इसे कहते हैं अवैतनिक, और आंसर होगा ए। बाकी मिरेज एंड वाइट कॉलर का भी स्पेलिंग मीनिंग आप देख सकते हो। 4 नंबर नोटबुक में जरूर लिखना सारा। दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना या इग्नोर करना, छोड़ देना। अवॉइड का मतलब छोड़ देना। तो कोई ऐसी चीज़ जिसे छोड़ा ना जा सके, कोई ऐसी चीज़ जिसे छोड़ा ना जा सके। जैसे होता है ना, एग्ज़ाम आप देने जाते हो कभी कभी, तो मान लो कि पहले ही रहता है कि 5 प्रश्न दिया रहता है और कहता है कि सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी कोई छोड़ नहीं सकते आप। मतलब ऐसा नहीं कि आप इनमें से 3 कर सकते हो, आप इनमें से 2 कर सकते, नहीं, 5 प्रश्न अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपके नंबर कम आएंगे। तो होता है ना कभी कभी कि 2 में से कोई एक करना है, लेकिन मतलब कभी कभी लिखा रहता है कि कोई भी प्रश्न आप अवॉइड नहीं कर सकते, यानी छोड़ नहीं सकते। तो वही कह रहा है कि दैट विच कैनॉट बी अवॉइडेड, एक ऐसी चीज़ जिसे हम अवॉइड ना कर सके, यानी छोड़ ना सके। ठीक है। तो उसे कहते क्या है? तो 4 ऑप्शन है, मेडेन है, मैंडेट है, सीडेट है एंड इनएविटेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। हमारा आंसर होगा डी। इनएविटेबल का हिंदी होता है अनिवार्य, और अनिवार्य का मतलब क्या होता है भाई? अनिवार्य का मतलब होता है जिसे हम छोड़ ना सके, जो बहुत ही ज़रूरी हो। तो चौथे का आंसर होगा डी। याद रखिएगा जरूर, बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये सब। द प्लेस फॉर बीज, यानी मधुमक्खियों के स्थान को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों का जहाँ पालन होता है, जहाँ रखा जाता है, ऐसे स्थान को कहते क्या है? 4 ऑप्शन पूछा है। जब भी आएगा ये और ये ऑप्शन तो दोनों रहेगा, पक्का रहेगा। तो ए वाला जो है ना, ये बर्ड्स, पक्षियों के लिए है। पक्षियों के स्थान को अवियरी कहते हैं, लेकिन मधुमक्खियों के स्थान को अपियरी कहते हैं। ठीक है ना। पीछे भी क्लास में दिया है मैंने, तो भूलेगा नहीं। बाकी एल्टर और एम्पलीफायर के ऑप्शंस को आप हिंदी चाहते हैं तो देख लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर है हमारा डी, अपियरी। अपियरी का मतलब क्या होता है भाई? तो मधुमक्खियों के स्थान को कहते हैं अपियरी, याद रखिएगा। अब आते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस जानते ही हो क्या होता है भाई? देखने में कुछ और होता है लेकिन मीनिंग कुछ और होता है। कई बार तो रटना पड़ता है, कई बार अब पकड़ में आ जाता है देखते ही।
तो एकदम एग्ज़ाम्स वाले ही ऑप्शंस लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। 4 ऑप्शंस हैं। इन फैशन, प्रश्न देखो क्या है पहले, ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे का बताना है मीनिंग आपको। इन फैशन, टू बी डिफीटेड, सप्लीमेंट इनकम और वार्निंग। होगा क्या? तो भाई आपको मीनिंग पता होना चाहिए ना। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है प्रचलन में। प्रचलन में मतलब जैसे होता है ना कि आजकल पबजी प्रचलन में है, प्रचलन में, ठीक है ना, मतलब बहुत चल रहा है, तो उसी को कहते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ द डे, ठीक है। जैसे आजकल हनी सिंह के गाने प्रचलन में हैं, ऑर्डर ऑफ द डे, द सॉन्ग्स ऑफ हनी सिंह आर ऑर्डर ऑफ द डे। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा हमारा ए, ठीक है ना। इन फैशन, इन फैशन का मतलब क्या होता है? प्रचलन में होना, कहते हैं ना आजकल फैशन में है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ऑयली टंग, ऑयली टंग का मतलब क्या होता है भाई? ऑयली टंग मतलब जिसकी जुबान मतलब ऐसी हो ना जो तेल लगाना जानता हो। तो होता है ना कभी कभी हम लोग किसी को बहुत तेल लगा देते हैं, जैसे बहुत उसकी तारीफ़ कर देते हैं, अरे भाई तुम तो ये हो वो हो। तो ऑयली टंग, उसके पास ऑयली टंग है, मतलब क्या? बहुत ही चापलूस टाइप का आदमी है, बहुत मक्खन लगाता है, ठीक है ना, तेल लगाता है। तो 4 ऑप्शन हैं, स्लिप ऑफ टंग, एडवाइज यूजलेसली और अनकॉल्ड फॉर। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एडवाइज यूजलेसली का मतलब बेकार में किसी को सलाह देना, या अनकॉल्ड फॉर या मतलब बिना अनचाहा। अनकॉल्ड फॉर का मतलब होता है अनचाहा, मतलब बिना मांगे किसी को सलाह देना। फ्लैटरी टंग मतलब बोले तो टंग नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, और ए सडन शॉक का मतलब होता है एकदम झटका, अचानक सा झटका। तो होगा क्या आंसर भाई? तो इसका प्यारे बच्चों आंसर होगा हमारा सी, क्योंकि ऑयली टंग का मतलब होता है ना चापलूसी, हिंदी में लिख सकते हो चापलूसी, तो फ्लैटरी मतलब भी चापलूसी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बाय द रूल ऑफ थंब। देख रहे हो ना कितना स्पेशल है, यही सब आते हैं एग्जाम्स में। बाय द रूल ऑफ थंब बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या है। अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज, टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस सीक्रेटली, रेज कंट्रोवर्सी और ए वीक पर्सन। देख रहे हो ना कितना ऐसा ऐसा एग्जाम ऑप्शंस दिया है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि बाय द रूल ऑफ थंब की हिंदी क्या होती है। बाय द रूल ऑफ थंब की हिंदी होती है व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर। इसका हिंदी आप पहले लिख लो। बाय द रूल ऑफ थंब का हिंदी होता है व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर या व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार, ठीक है ना। इसका हिंदी है व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज के अनुसार, ठीक है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज के अनुसार। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसने पंखा बनाना या टीवी बनाना सीखा, और इसके लिए उसने एक कोर्स किया। अगर उसने कोई कोर्स किया, उसने पढ़ाई की, तो इसका मतलब है कि उसने साइंटिफिक तरीके से पढ़ाई करके उसने ये काम किया। लेकिन अगर कोई लड़का किसी का देख करके या बस ऐसे ही मतलब टीवी खोल के बस अपने से कुछ भी बनाते रहना और ऐसे सीख गया, इसका मतलब है कि वो व्यवहारिक ज्ञान है उसके पास, मतलब वो बिना किसी टेक्निकल, बिना किसी साइंटिफिक तरीके के वो सीख गया। मतलब वो मतलब ऐसे ही व्यवहारिक ज्ञान से उसने सीख लिया। जैसे मोटरसाइकिल बनाना, अगर कोई बस ऐसे ही बिना कोर्स किए ही अगर धीरे धीरे वो सीख गया काम करते करते, तो इसको हम कहेंगे कि बाय द रूल ऑफ थंब ही लर्नड हाउ टू मैनेज या हाउ टू ऑपरेट द बाइक, हाउ टू फिक्स द बाइक। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना, मेंड का भी मतलब होता है सुधारना। तो हाउ टू फिक्स द बाइक, कैसे बाइक को ठीक करते हैं, तो सीख गया। तो बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़, यानी एक्सपर्टीज़ का हिंदी होता है नॉलेज, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़ का मतलब हो गया कि व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार। बाय द रूल ऑफ थंब का हिंदी क्या होता है? व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार, ठीक है ना। यानी बिना कहीं से कोर्स किए ही मैंने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उसे कर लिया। तो बाय द रूल ऑफ थंब का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान के अनुसार। तो आंसर होगा ए, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज़, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स देता है जिसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ध्यान देना है थोड़ा। और रेड लेटर डे हमारा अगला है, ये तो सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न होगा आपको, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अ हिस्टोरिकल डे, अ डे ऑफ इवेंट्स, अ स्पेशल डे और नन ऑफ दीज। कई सारे बच्चे इसका आंसर सी लगा के आएंगे, लेकिन सी होगा नहीं। दरअसल रेड लेटर डे का मतलब होता है एक ऐतिहासिक दिन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। जैसे आप 15 अगस्त मनाते हो, तो ये एक रेड लेटर डे है, क्योंकि एक ऐतिहासिक, इतिहास में ये घटना घटी है 15 अगस्त वाली, हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो स्पेशली देखो, ये रेड लेटर डे का प्रयोग स्पेशली तब होता है जब हम किसी इतिहास में घटित दिन को याद करते हैं और उसको एक खुशी के रूप में मनाते हैं।
ठीक है ना, तब हम उस दिन को कह सकते हैं कि ये दिन बहुत ही खुशी का दिन है, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। तो ख़ास तौर से ये स्पेशली तभी यूज़ होता है जब हम पुरानी किसी घटित घटना को याद करते हैं और कहते हैं कि ये खास दिन है। तो ऐसे तो सी मतलब हो सकता था, लेकिन सी होगा नहीं। हमारा आंसर होगा ए हिस्टोरिकल डे, एक ऐतिहासिक दिन, यानी इतिहास में कोई घटी घटना और जो कि बहुत ही स्पेशल है, ऐतिहासिक दिन है, ठीक है ना, यादगार दिन है वो। तो आंसर होगा हमारा ए, ऐतिहासिक दिन। टर्न डीफ ईयर, डीफ का मतलब होता है बहरा, तो बहरा कान कर लेना, टर्न डीफ ईयर, बहरा कान कर लेना बोले तो क्या होगा आंसर भाई? तो टू हाइड छिपा लेना, टू इग्नोर अनदेखा या अनसुना करना, टू लिसन केयरफुली एकदम ध्यान से सुनना, और नन ऑफ दीज तो होगा क्या? तो भाई अनसुना कर देना, डीफ ईयर यानी कान बंद कर लेना, कान को बहरा बना लेना। इसका मतलब है कि आप इग्नोर कर रहे हो, आप अनदेखा कर रहे हो या अनसुना कर रहे हो, आप सुन नहीं रहे हो जो कोई कुछ कह रहा है, आप अपने कान बंद कर ले रहे हो, मतलब आप उसको सुनना नहीं चाहते हो। तो होगा क्या? यानी आप इग्नोर कर रहे हो। तो आंसर होगा हमारा बी, टू इग्नोर। क्लियर है? ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।